हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है पांचवा वीडियो डार्क के रिवीजन सीरीज में। इससे पहले हमने चार अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, तो उसे आप प्लेलिस्ट से ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली हमने पांच अलग अलग थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जिसमें नोट्स लिखने को आ सकता है, ठीक है। मतलब राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, डिवाइड एंड कनकर रूल वर्सेज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल, देन है बीएफएस वर्सेस डीएफएस, एंड देन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्सेस ग्रीडी एल्गोरिथम। तो इस पांचों टॉपिक से प्रोबेबली 7 मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। कम से कम 7, मैक्स टू मैक्स 14, ठीक है। तो चलिए एक एक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले एसिम्प्टोटिक नोटेशन, इसके बारे में क्या लिखा है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जिसमें बीगो आता है, ओमेगा आता है एंड थीटा आता है, ठीक है। describes an algorithm's efficiency as an input size n grows up to infinity। मतलब देखिए, किसी एल्गोरिथम का, ठीक है, किसी एल्गोरिथम का इनपुट साइज n जब इन्फिनिटी की तरफ जाता है, मतलब इनपुट हम बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी की तरफ ले जाते तो हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त उसमें जो सबसे बड़ा टर्म आएगा, जैसे मान लीजिए एन स्क्वायर और एन आया, तो हम लोग एन स्क्वायर को लेंगे और एन को इग्नोर कर देंगे। वर्स्ट केस में जो डिनोट करता है, मतलब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग बिग ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड बेस्ट केस को ओमेगा से करते हैं एंड एवरेज केस को थीटा से करते हैं, ठीक है। यही चीज़ नीचे दिया गया है। एक एक करके हम लोग बिगो, ओमेगा एंड थीटा के बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बिगो नोटेशन, ठीक है। इसका ग्राफ देखिएगा, ग्राफ समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एन है, मतलब इनपुट साइज। तो देखिए इनपुट जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं इन्फिनिटी को जा रहा है ना, मतलब इधर की तरफ जा रहा है और फाइनली ये इन्फिनिटी को जा रहा है। यहाँ पे ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इधर फंक्शन एफ एन है और इधर फंक्शन सी ऑफ जी एन है। ये क्या है, बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन किस चीज़ को डिनोट करता है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपना फंक्शन कुछ एफ एन था इस तरीके से, ठीक है। ये फंक्शन एफ एन है। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सी ऑफ जी एन टाइम लग सकता है, मतलब एफ एन को सॉल्व करने के लिए सी ऑफ जी एन से कम ही टाइम लगेगा। यही बात है ना ओवरऑल। तो हम बोल सकते हैं कि बिगो ऑफ जी एन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ है ना, बिगो ऑफ जी एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन, सी ऑफ एफ ऑफ एन, ऐसे करके है, ठीक है। मतलब ओवरऑल आप ऐसे बोल सकते हैं, बिगो ऑफ जी एन, ठीक है। मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको सॉल्व करने के लिए लगेगा वो है एफ एन का फंक्शन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। एफ एन के फंक्शन के फॉर्म में आएगा। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एन एन नॉट सच दैट जीरो से बड़ा होगा एफ एन और एफ एन से बड़ा होगा सी ऑफ जी एन। इसका मतलब समझे, सी ऑफ जी एन जो होगा वो कहीं ना कहीं हाईएस्ट टाइम होगा या वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इन सब के लिए, जहाँ पे एन ग्रेटर देन एन नॉट होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम लोग। इन्होंने बोला है ये जो एफ एन है, इसका वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। और सी ऑफ जी एन से छोटा होगा। सी ऑफ जी एन मतलब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इस केस में, ठीक है। इसी चीज़ को लिखा है, द एबव एक्सप्रेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए फंक्शन एफ एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ बिगो ऑफ जी एन, ठीक है। यहाँ बिगो ऑफ जी एन इफ देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी सच दैट इट लाइज बिटवीन जीरो एंड सी ऑफ जी एन फॉर सफिशियंटली लार्ज एन, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम डज नॉट क्रॉस द टाइम प्रोवाइडेड बाई बिगो ऑफ जी एन, ठीक है। मतलब इसका बिगो से ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता है एफ एन को सॉल्व करने का, ठीक है। यही बात है कहीं ना कहीं यहाँ पे। और ये कहीं ना कहीं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ है, मतलब कुछ नहीं है, एफ एन से ज़्यादा सी ऑफ जी एन होना चाहिए। ओवरऑल बात यही है। नाउ ओमेगा नोटेशन की बात करते हैं। ओमेगा बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, जैसे अपना फंक्शन एफ एन है, ठीक है। तो जो इसका सॉल्यूशन बन रहा है वो कहीं ना कहीं सी ऑफ जी एन, मतलब कम से कम टाइम में बन रहा है ना। तो यही चीज़ है, ओमेगा ऑफ जी एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन, ठीक है। ठीक है, ऐसा होगा कब, जब देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नॉट सच दैट जीरो से बड़ा होगा सी ऑफ जी एन एंड एफ एन से छोटा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ग्राफ से क्लियरली देख सकते हैं, जो सी ऑफ जी एन है, सी ऑफ जी एन ये क्या है, ये जीरो से बड़ा है, बड़ा या बराबर है सी ऑफ जी एन। मतलब ओवरऑल बात क्या है, सी ऑफ जी एन जो है वो जीरो से बड़ा या बराबर है बट लेस देन एफ ऑफ एन है, जो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। एन क्या है, साइज ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो आई होप ओमेगा नोटेशन के बारे में भी आप समझे होंगे। नाउ थीटा नोटेशन के बारे में देखते हैं। थीटा नोटेशन में क्या है, थीटा नोटेशन बेसिकली एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करता है, ठीक है। तो थीटा ऑफ जी एन इज इक्वल टू एफ एन, और इस चीज़ को डिनोट करने के लिए क्या होता है, ये जो अपना एफ ऑफ एन है, ये जो एफ ऑफ एन है वो सी वन जी एन से लेकर के सी टू जी एन के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है ना। इसका कंडीशन देख सकते हैं, इसका कंडीशन है जीरो से बड़ा है सी वन ऑफ जी एन,
जो आप देख सकते हैं, और वो छोटा है एफ ऑफ एन से और उससे बड़ा है C2GN, मतलब कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो C1GN से लेके C2GN तक एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे C एक कांस्टेंट है और GN फंक्शन है, ठीक है, जिसमें वो सॉल्व हो रहा है, मतलब मिनिमम टाइम ये है और मैक्सिमम टाइम ये है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थीटा नोटेशन हुआ, और ये एवरेज टाइम, एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। नाउ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, डिवाइड एंड कंकर में जो एल्गोरिथम होता है वो सब प्रॉब्लम से इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। वहीं पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम रहता है वो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम पे बेस्ड होता है, मतलब कि अलग अलग प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होना चाहिए, तभी हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। नाउ, नेचर ऑफ सब प्रॉब्लम, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम होता है डिवाइड एंड कनकर में, एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ओवरलैपिंग होता है सब प्रॉब्लम, ठीक है। तभी तो हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। अप्रोच में देखिएगा तो डिवाइड एंड कनकर में बेसिकली हम लोग बड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन फिर अलग-अलग का सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उन दोनों का सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उन्हें कंबाइन करते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग मेमोराइज़ेशन और टेबुलेशन पे काम करता है, मतलब पिछले स्टेप का इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करके और फिर अगले पे लगा के ऐसे-ऐसे काम करता है ये, ठीक है। नाउ स्टोरेज ऑफ रिजल्ट, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट डिवाइड एंड कनकर में नहीं स्टोर होता है, वहीं पे डायनामिक प्रोग्रामिंग में इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करना पड़ता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो डिवाइड एंड कनकर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकता है, ठीक है। वहीं पे डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रिकम्प्यूटेशन बार-बार नहीं करना पड़ता है, ठीक है। नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो डिवाइड एंड कनकर में लेस एक्स्ट्रा स्पेस लगता है, वहीं पे डायनामिक प्रोग्रामिंग में ज़्यादा स्पेस लगता है। नाउ एफिशिएंसी की बात करें तो डायनामिक प्रोग्रामिंग ज़्यादा एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू डिवाइड एंड कनकर, ठीक है। नाउ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो डिवाइड एंड कनकर रूल जनरली मोस्टली रिकर्सिव होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल में देखोगे तो मर्ज सॉर्ट हो गया और क्विक सॉर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एवरेज बेस्ड एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट का याद है अभी क्या होता है? नीचे कमेंट करो क्या होता है? आई थिंक एन लॉग एन होता है ना? क्विक सॉर्ट का क्या होता है? इसका बेस्ट केस होता है क्या? बेस्ट केस एन होता है आई थिंक, है ना? और एवरेज एंड वर्स्ट केस एन लॉग एन ऐसे कुछ होता है। कमेंट करो मैं सही हूँ या गलत हूँ। नाउ डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें फिबोनाची प्रॉब्लम या फिर नैपसैक प्रॉब्लम आ जाता है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टेशन एल्गोरिथम ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो ये काफ़ी लेंदी है, थोड़ा-सा लेंदी तो है, लेकिन अगर कम टाइम में मैं आइडिया देना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंटू 2 या फिर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व करने के लिए, है ना? कहीं न कहीं अपने को बहुत ज़्यादा स्टेप लगता है, तो ये कहीं न कहीं उसमें जो मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप होता है ना, उसको कहीं न कहीं एडिशन वाले स्टेप में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, इसमें क्या होता है, स्टेशन एल्गोरिथम इज़ अ फास्टर मेथड टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस कंपेयर्ड टू नॉर्मल मेथड। मतलब जो नॉर्मल मेथड है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा स्पेस लगता है सॉल्व करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड कंकर रूल लगाया, ठीक है। जनरली जो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए टाइम लग रहा था, वो बिग O ऑफ n क्यूब लग रहा था, ठीक है? बिग O ऑफ n क्यूब लग रहा था। अगर डिवाइड एंड कंकर भी लगा दे रहे थे हम लोग, फिर भी बिग O ऑफ n क्यूब लग रहा था। लेकिन अ, जैसे ही हमने ये स्टेशंस एल्गोरिथम लगाया तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग O ऑफ n का पावर 2.8 के आसपास, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटा दिया है, ठीक है? मतलब हमारे टाइम को बचाया है, ठीक है? तो ये क्या करता है, स्प्लिट्स मैट्रिसेस इंटू 4 सब मैट्रिसेस, ठीक है? 4 अलग-अलग मैट्रिसेस में फॉर्म कर देता है, और उसके अलावा इंस्टेड ऑफ 8 मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ओनली 7 मल्टीप्लिकेशन होता है, और बाकी स्टेप्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से कहीं न कहीं रिप्लेस कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घट के बिग ऑफ n का पावर 2.8 के आसपास आ जाता है, ठीक है? यही चीज़ लास्ट स्टेप में लिखा है, तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। नाउ हम लोग बात करते हैं बीएफएस वर्सेस डीएफएस की, ठीक है? इसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है। तो देखिए, ब्रेथ फर्स्ट सर्च बोलते हैं बीएफएस को, और डीएफएस को डेप्थ फर्स्ट सर्च बोलते हैं। बीएफएस में क्या होता है, इसको लेवल ऑर्डर भी बोलते हैं। बीएफएस को क्या बोलते हैं? लेवल ऑर्डर, ठीक है? वहीं पे डीएफएस मतलब डेप्थ में जाके हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है? बीएफएस में क्या होता है, लेवल बाय लेवल हम लोग सारे ही नोड को कहीं न कहीं विज़िट करते हैं। अभी जस्ट देखेंगे 1 मिनट के अंदर ही। नाउ बीएफएस में बात करें तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल लगता है इसमें, ठीक है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में यही होता है ना, जो पहले लगा है उसको पहले उसका सामान मिल जाएगा, ठीक है? वहीं पे डीएफएस में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर लगता है। जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले निकलेगा। जैसे मान लीजिए प्लेट रखे हैं बहुत सारा, तो सबसे ऊपर जो प्लेट होगा, जो सबसे लास्ट में रखा है उसको सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ना, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। लिफो पे काम करता है अपना डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है? नाउ बीएफएस किसके लिए बेस्ट है? तो फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ, ठीक है? आई थिंक डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम में होता है क्या ऐसा? देख लेना एक बार। चेकिंग इफ ए नोड इज़ रीचेबल और नॉट, ठीक है? मेमोरी की बात करें तो बीएफएस में हाई मेमोरी यूसेज होता है, वहीं पे डीएफएस में लो मेमोरी यूसेज होता है, क्योंकि
इसने क्या करता है मतलब डीएफएस में क्या होता है, इन डेप्थ सर्च हो जाता है कहीं न कहीं। नाउ डीएफएस की बात करोगे तो ये बेस्ट फॉर है फाइंडिंग सॉल्यूशन फार फ्रॉम द सोर्स, मतलब बहुत दूर कोई सॉल्यूशन निकालना है किसी प्रॉब्लम का, तो उसके लिए बेस्ट है ये डीएफएस, ठीक है? जैसे एंटायर ट्री को एक्सप्लोर करना है या पजल्स या मेजेस को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए डीएफएस बेटर है। बीएफएस किसके लिए बेटर है? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए, ठीक है? नाउ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो पीएफएस अपना यूज़ होता है शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ एंड बाइपार्टाइट ग्राफ। वहीं पे डीएफएस की बात करेंगे तो साइकिल डिटेक्शन में यूज़ होता है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में यूज़ होता है एंड फाइंडिंग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट एंड सॉल्विंग मेजेस, इनके लिए यूज़ होता है। एक-एक एग्जांपल देखते हैं बीएफएस एंड डीएफएस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 को एक्सप्लोर किया गया, फिर 3, 4, 5, 6, मतलब अगर बीएफएस का ऑर्डर लिखना चाहे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ऑर्डर होगा, ठीक है? वहीं पे डीएफएस का ऑर्डर लिखना चाहे तो 0 से 1 जाएगा, 1 से 3, 3 के बाद फिर 4 पे जाएगा, 4 से वापस से 2 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। तो कहीं न कहीं यहाँ पहले इन डेप्थ आके इस तरीके से क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन हो रहा था, ठीक है? तो आई होप बीएफएस वर्सेस डीएफएस भी समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग वर्सेस ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है? इसमें क्या है, देखिए डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता, जो भी क्वेश्चन है वो कहीं न कहीं उसमें सब प्रॉब्लम होने चाहिए और वो सब प्रॉब्लम कहीं न कहीं ओवरलैप करना चाहिए आपस में, तभी हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। ग्रीडी अप्रोच में क्या है, इसमें चूज़ेज़ द बेस्ट ऑप्शन एट ईच स्टेप विदाउट रिकंसिडरेशन, ठीक है? मतलब ये बेसिकली लोकल बेस्ड सर्च पे काम करता है कहीं न कहीं। मतलब लोकली इसको जो बेस्ट ऑप्शन दिखेगा उसको सेलेक्ट करता है ग्रीडी एल्गोरिथम में। डायनामिक प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब प्रॉब्लम अगर ओवरलैप करता है तो लगता है, ठीक है? तो ये चीज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग में होता है और ग्रीडी में ऐसा कुछ नहीं है। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो कंसीडर्स ऑल पॉसिबिलिटीज़ बिफोर मेकिंग अ चॉइस, ठीक है? मतलब इसका डिसीजन मेकिंग बेटर होगा और ग्रीडी एल्गोरिथम में कुछ नहीं, बस लोकली देखता है जो बेटर है उसको अ, सेलेक्ट कर लेता है। मतलब ग्लोबल ऑप्टिमम पे काम नहीं करता, मतलब यहाँ पे होप ज़्यादा होता है और ये कहीं न कहीं लोकल ऑप्टिमम को चूज़ करता है ना? अगर ऑप्टिमल स्ट्रक्चर की बात करें, ऑलवेज यूज्ड एंड रिक्वायर्ड फॉर करेक्टनेस, मतलब ये हमेशा यूज़ होता है ना? बाकी अगर ग्रीडी एल्गोरिथम की बात करें, यूज्ड बट करेक्टनेस डिपेंड ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे वही है ना कि भाग्य भरोसे सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है स्ट्रक्चर, है ना? मतलब ऑप्टिमैलिटी स्ट्रक्चर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डायनामिक प्रोग्रामिंग में होगी ही। नाउ यूज़ केस की बात करें तो डायनामिक डायनामिक प्रोग्रामिंग फिबोनाची एल्गोरिथम में यूज़ होता है, नैपसैक में होता है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में होता है। वहीं पे ग्रीडी एल्गोरिथम एक्टिविटी सिलेक्शन, हफमैन कोडिंग एंड कॉइन चेंज एल्गोरिथम में यूज़ होता है। तो ये सब डिफरेंसेस थे डायनामिक प्रोग्रामिंग वर्सेस ग्रीडी एल्गोरिथम में। तो आई होप इस वीडियो में जो भी आप 4-5 टॉपिक देखे, इसमें से सारे ही टॉपिक आपको समझ में आएँगे और किसी भी 2 टॉपिक पे आपको लिखने को आ सकता है ना? 7 टू 14 मार्क्स का, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर होके जाइएगा, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि इस पाँचों वीडियो के अलावे आपको देख के जाना है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 5 और वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से जल्दी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स का लिस्ट दे देता हूँ, ताकि आप अपना रिवीजन अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।